अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को। और अगर किसी का कोई भी टॉपिक मिस हो जाता है तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि बेटर यही है कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे वीडियोस सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में मिलेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सब टॉपिक है। मेन टॉपिक चल रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम्स जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया है। और उसमें हम जिस कैटेगरी को आज एड्रेस करने जा रहे हैं वो है इंजीनियरिंग सिस्टम्स। जैसा कि एक वर्ड आया इंजीनियरिंग सिस्टम्स, इसका मतलब कि जितने भी आज हम टाइप्स और टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। इंजीनियरिंग सिस्टम्स के बारे में बताया यह गया है डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स। ये तो सिंपल सी बात है कि ऐसे सिस्टम्स जो इंजीनियर्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प होगी, समझ आएगा। मैं अपने फादर के साथ एक दफ़ा एक फैक्ट्री में गया जो जहाँ पे वो काम करते थे, एज ए एडमिन मैनेजर थे वो। तो अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा, मैं शॉर्ट में बात समझाता हूँ आपको कि एक इंजीनियर का असिस्टेंट है जिन्होंने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की है। पुराने दौर में एक BSc करके चीज़ होती थी, ICS FSc के बाद की जाती थी। 14th ईयर यानी वो 2 साल की होती थी। तो वो पर्सन है जिसने बैचलर्स किया हुआ है, और एक मास्टर्स इंजीनियर है जिसने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल की है। अब दोनों की सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस था। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे BSc जिसने की है, जो टेक्नीशियन है, उसकी सैलरी 40,000 के अराउंड थी, और जो इंजीनियर थे उस टाइम पे उनकी सैलरी 70 to 80,000 के अराउंड थी। अब इंजीनियर साहब सुबह आए, उन्होंने जल्दी से इंस्पेक्शन की और सबको, टेक्नीशियंस काफ़ी सारे हैं, 7-8 टेक्नीशियंस हैं, उनको ऑर्डर देके चले गए कि इस मशीन को ऐसे ऐसे चलाओ, इतने बजे मशीन बंद कर देना और इतने बजे ऑन कर देना। और आराम से अपने ऑफिस में गए और वहाँ पे जाके एक कॉफ़ी का मग लिया, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर थोड़ा सा काम किया और कुरान पाक सुनते हुए कॉफ़ी पीने लगे। और मैं क्योंकि शाम तक वहीं रहा और मैंने नोट किया कि सबसे कम काम इंजीनियर ने किया और सबसे ज़्यादा काम टेक्नीशियंस ने किया। फिर मैंने फादर अपने का छोटा सा इंटरव्यू लिया तो मुझे पता चला कि उनकी सैलरी दुगनी है टेक्नीशियन से। उन्हें कंपनी ने एक गाड़ी भी दी हुई है जिसका पेट्रोल भी किसी हद तक कंपनी दिलवा के देती है। एक सेलफोन दिया हुआ है जिसका बिल भी कुछ हद तक कंपनी पे करती है, और बाकी सबको ये प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए। अब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि सारा काम तो बाकी लोग कर रहे हैं, ये भाई साहब तो इतना टाइम इन्होंने नहीं लगाया, तो इनको इतने ज़्यादा फायदे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये इंजीनियर हैं। तो ऐसा क्या खास ये खा रहे हैं कि नहीं ये ताकत मिली है, इतना पावरफुल काम मिला हुआ है? तो एक बड़ा ही प्यारा आंसर उन्होंने मुझे दिया जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इंजीनियर होता क्या है। समझिएगा इस बात को। तो बाबा ने मुझे समझाया कि जितनी मशीनरी लगी है, जितना भी काम चल रहा है, टेक्नीशियंस को एक पूरी पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है उस काम को करने की। दे आर वेरी वेरी गुड इन दैट। वो बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। अब अगर कंपनी को पूरे साल में, पूरी फैक्ट्री में कुछ ऐसा करने की जरूरत पड़ गई जिसकी मशीनरी पहले से मौजूद नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है मशीन में जो आम पर्सन समझ भी नहीं सकता, दूर करना तो दूर की बात है, या एक ऐसा टूल बनाना पड़ सकता है मशीनरी में, ऐसा टूल बनाना पड़ सकता है जो पहले से बना नहीं हुआ, इजाद करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जिन्हें एक आम इंसान आसानी से हैंडल नहीं कर सकता, बना सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात, वो सारे काम इंजीनियर साहब करेंगे। उस नए टूल को क्रिएट कैसे करना है ये भी इंजीनियर साहब बताएंगे और करके भी दिखाएंगे। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे हमारे आर्मी है, अगर हम देखें तो बॉर्डर्स पे फ्री हैं खड़े हुए, ठीक है, फ्री खड़े हैं, लेकिन वो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। गेट कीपर जो घर के बाहर खड़ा होता है, जो कॉलोनी के गार्ड्स होते हैं, वो फ्री बैठे हैं, फ्री नहीं है वो, दे आर ऑलवेज 24 आवर्स ऑन देयर फीट्स। वो रेडी खड़े हैं कि अगर कोई भी हमला होता है आप पर तो वो सबसे पहले आगे खड़े होकर अपनी जान देंगे। और जब कभी भी किसी मुल्क पे कोई हमला हो जाता है तो सबसे बड़ी ड्यूटी उन्हीं की है कि जब जान देने का वक्त आएगा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपके लिए क्या है? आपकी जान। तो आपको नहीं देनी पड़ेगी, आपके बिहाफ पे वो देगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी ड्यूटी हो गई, ऐसी तो कोई ड्यूटी और है ही नहीं। तो आई थिंक आप बात को पकड़ पाए, समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा था कि इंजीनियरिंग्स, या टॉपिक पे वापस आते हैं। डेवलप्ड बाय इंजीनियर, ऐसे सिस्टम जो इंजीनियर्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अब ये है समझने वाली बात। फॉर कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स। अब ये फ्रेमवर्क क्या है? और डिवाइसेस तो आप जानते ही हैं, सेलफोन भी एक डिवाइस है, लैपटॉप भी, रेफ्रिजरेटर भी, AC भी, ये सब डिवाइसेस हैं। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स उन्हें कहते हैं कि जहां पर, जैसे मैंने पहले कहा कि एक मशीनरी है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो समझ ही नहीं आ रहा, तो उसका सोल्यूशन पहले पेज पे इंजीनियर साहब बनाएंगे, एक आर्किटेक्चर से डिजाइन करेंगे, उसको फिर करने की कोशिश करेंगे, तो उस सारे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्रेमवर्क। क्या कहेंगे? फ्रेमवर्क। एक छोटी सी एग्जांपल, हम मूवीज में अक्सर देखते हैं
कि एक सीनियर ऑफिसर बता रहा होता है हम बिल्डिंग में यहाँ से घुसेंगे, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर सा बना होता है, डम्मी सी बनी होती है उस बिल्डिंग की कि यहाँ पे हम एंटर होंगे, यहाँ से हम ये करेंगे। वो जो स्ट्रक्चर बना है उसे फ्रेमवर्क कहते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग का एक छोटा सा टूल सा टॉय ऐसा बना पड़ा हुआ है कि ऐसी होगी ये चीज़, ये बिल्डिंग। जैसे आपने अक्सर कंस्ट्रक्शन कंपनीज को देखा होगा, उनके पास जो बिल्डिंग बनने वाली होती है उसका छोटा सा स्ट्रक्चर बना पड़ा होता है कि ऐसी दिखेगी ये फैक्ट्री या ये कंपनी या ये बिल्डिंग। तो वो जो दिखेगी, वो जो डमी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क्स। तो इंजीनियर फ्रेमवर्क्स बनाते हैं और उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि डमी दिख रही है, उसकी A to Z सारी डिटेल्स बताते हैं, कितना कॉस्ट कितनी लगेगी, मैन पावर कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में एक बात और लिखी थी, क्या करने के लिए इंजीनियर्स इंजीनियरिंग डेवलप करते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स को बनाते हैं और डिवाइसेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, क्या करने के लिए? टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, बिल्कुल सही बात है, किसी खास काम को पूरा करने के लिए, और सॉल्व टेक्निकल चैलेंजेस, बिल्कुल टेक्निकल चैलेंजेस को दूर करने के लिए। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है वीडियो कॉल। पुराने दौर में जब इंटरव्यूज, अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं और जिस पर्सन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वो इस्लामाबाद में है, तो पुराने दौर में कैसे लिया जाएगा? मैक्सिमम एक फ़ोन मिल जाएगा, आप बात कर सकते। लेकिन आजकल वीडियो कॉल है, सामने आमने बैठ के बात हो सकती है। यूके क्लाइंट बैठा हुआ है, पाकिस्तान लाहौर में कोई उसका वर्कर बैठा हुआ है और आपस में बैठ के आसानी से कम्युनिकेशन की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। तो क्या हुआ, टेक्निकल चैलेंजेस को इन्होंने फेस किया और ऐसी डिवाइसेस बनाई जो परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक टास्क और प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम्स। या अब इंजीनियरिंग सिस्टम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम एक एक करके शॉर्टली समझने की कोशिश करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल जैसे माइंड में आता है फॉरन कंस्ट्रक्शन आ जाती है, यहाँ पे भी वही लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शंस। जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ड्यूटीज और काम है वो सारी इंजीनियरिंग किस डिपार्टमेंट में आती हैं? सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं वही लोग सारी कंस्ट्रक्शन को संभालते हैं। जैसे रोड्स बनेगी, हाउसेस, सारे नक्शे वही बनाते हैं, सारी डिटेल्स, कॉलोनीज वगैरह वगैरह, ब्रिजेस, जितने ब्रिज बनते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने मैन पावर लगेगी, कितने पैसे कॉस्ट लगेगी, सारा कुछ, सारी डिटेल सिविल इंजीनियर्स बताते हैं। पैसेज ओवर वाटर, यानी कि पानी की नदी बह रही है, ऊपर से हमने एक खूबसूरत सा पुल बनाना है, पैसेज बनाना है ओवर वाटर, पानी के ऊपर से, वो सारी डिजाइनिंग। तो ये सारे काम जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, एज आई मेंशन्ड इट अर्लियर, वो सारे किस फील्ड से रिलेटेड है? सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ओके सर, लेट्स कंटिन्यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जब भी मैकेनिकल वर्ड आए ना, आपने फिजिकल माइंड में बात ले आनी है। फिजिकल का मतलब जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो फिजिकल मूवर्स, मूवर्स का मतलब होता है मूव करने वाले। तो जितनी भी डिवाइसेस हमारे यहाँ, या जितनी भी डिवाइसेस हम पकड़ सकते हैं, चला सकते हैं, वो सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती हैं। अब जो बुक में लिखे हम उसी को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है, हम प्लानिंग करते हैं और क्रिएटिंग करते हैं। प्लानिंग एंड क्रिएटिंग, बड़ी प्यारी लाइन है ये कि प्लान करना। प्लानिंग का क्या मतलब है? जब सेलफोन डिजाइन नहीं हुआ था तो प्लानिंग ही चल रही थी ना, कि एक डिवाइस होनी चाहिए जो वीडियो कॉल भी करे, ऑडियो कॉल भी करे, जिसमें डाटा स्टोर भी हो जाए, पिक्चर भी खींच सकें, वीडियो कॉल भी करे। ओह माय गॉड, इतनी डिटेल्स, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट भी अच्छे से चलाए। तो वो सारा कुछ प्लानिंग में था। फिर उसकी क्रिएशन की गई, उसे क्रिएट किया गया। आजकल भी बहुत कुछ और बेटर से बेटर प्लान किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। डिवाइसेस का मतलब होता है हर वो चीज़ जो बिजली पे चल रही है या जिसके साथ हम हेल्प से चीज़ों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो प्लानिंग एंड क्रिएटिंग डिवाइसेस सच एज, जैसे कि सेलफोन्स, कार्स, फ्रिजेस, एयर कंडीशनर्स, ये मैंने खुद से भी कुछ ऐड कर दिया ना, ये सारी डिवाइसेस हैं। ये कर क्या रही हैं? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। खाना खराब हो जाएगा, पकड़ के रेफ्रिजरेटर में रख दिया, सेफ रहेगा काफ़ी हद तक। गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दिया। 3 इडियट्स याद आ गई होगी, उसने भी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि सर मशीन की एग्जांपल बड़ी आसान सी है, जो इंसान का काम आसान करे उसे मशीन कहते हैं। गर्मी लग रही, बटन दबाया, पंखा चालू, फैन है, फैन सर, मशीन है सर। कैलकुलेटर चुटकियों का काम, घंटों का काम चुटकियों में करता है कैलकुलेटर, मशीन है सर। वो कहते हैं ना आमिर खान साहब, वही चक्कर है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो सारी डिवाइसेस जो हमारा काम आसान कर देती हैं, हमारा वक्त बचाती हैं। हम इसमें करते क्या है? प्लानिंग करते हैं और क्रिएट करते हैं डिवाइसेस को। अब बुक में एक एग्जांपल दी हुई है बड़ी काम की, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसे मेंशन जरूर यहाँ पे किया। और रोबोटिक आर्म, जी आपने अक्सर देखा होगा फैक्ट्रीज में ऐसा ही होता है कि वहाँ पे रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं। अगर स्पाइडरमैन 2 किसी ने मूवी देखी है, पुराने वाली, बहुत अच्छी फिल्म है, तो वहाँ पर भी जो विलन होता है उसने अपने साथ पीछे 4 आर्म्स लगाए होते हैं जो उसके ब्रेन से सुई के साथ अटैच्ड होते हैं। वो उनको जो कहता है वो कर देते हैं। तो आर्म्स वो काम करते हैं, ऐसे एक शेप में बने होते हैं। पॉइंट क्या है? अ रोबोटिक आर्म इन असेंबली लाइन फॉर पैकेजिंग। असेंबली लाइन क्या होती है? जहां पर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस आई जा रहे हैं।
तो वो क्या करता है, जैसे एक बॉक्स है और यहाँ पर पैकेट आ रहा है, ठीक है, तो वो आम क्या करेगा, ऐसे आएगा, वो पैकेट को उठा के ऐसे बड़ा एक्यूरेटली कार्टन के अंदर रखेगा, फिर दूसरे पैकेट को रखेगा, फिर थर्ड को, ऐसे कंप्लीटली वो सारे पैकेट्स को अरेंज करके पूरे कार्टन में रखेगा। और जैसे ही वो कार्टन कंप्लीट होगा, उधर एक रैली चल रही होगी, वो कार्टन आगे चला जाएगा, दूसरा कार्टन आ जाएगा, और ये सेंसर्स के साथ काम हो रहा होता है। जैसे इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल हो सकती है कोका कोला की बोतल। अगर आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे नहीं देखी, मस्ट वॉच इट, कि कोका कोला की फैक्ट्री में बोतलें कैसे बनती हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि सारा काम मशीनरी से हो रहा है। तो वो सारी की सारी इंजीनियरिंग किसकी है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कि ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। एंड आई थिंक आपको समझ आ गई है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत में नहीं पड़ते, टॉपिक पे आते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल की बात होने लगी यहाँ पे। रॉ मटेरियल मतलब, जैसे मैं इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये देता होता हूँ, आपकी वालदा बाजार गई, कुछ आलू ले लिए, कुछ चिकन खरीद लिया, थोड़ी सी डिफरेंट किस्म के मसाले खरीद लिए और लेकर घर आ गई। अब आप गौर से समझिएगा, चिकन, आलू, सब्जियां, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब रॉ मटेरियल है। जब हम इन सब के ऊपर एक प्रोसेस करते हैं तो डिश बनती है। जब मम्मी वालदा पकाएंगी खाने को तो वो डिश बन जाएगी। पहले वो क्या था? वो रॉ मटेरियल था। अगर आप बाजार से कच्ची दाल खरीद लाए हैं, कुछ प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, मिर्ची मिक्स करके आपने एक मसाला सा बनाया है, फिर उसके अंदर दाल इंसर्ट कर दिया, पका रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें पहले जो थी ना, पहले कच्ची, जिसे हम कहते हैं कच्ची है, उस सिचुएशन में वो क्या था? वो रॉ मटेरियल था। उसने कोई फॉर्म भी नहीं, कोई शक्ल भी नहीं थी ली, क्योंकि उसकी अभी कटिंग नहीं हुई, उसे नीट नहीं किया गया। उस सिचुएशन में उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। जैसे अगर आपको हैरानगी होगी सुनकर कि जो प्लस्तर करते हैं मिस्त्री, वो भी एक रॉ मटेरियल का कम्बिनेशन होता है। रेत आ गई, सीमेंट आ गया, उसमें पानी मिक्स किया गया और एक मिकदार रखी गई प्रॉपर, उस हिसाब से उसे बनाया गया और फिर एक टूल के साथ उसे दीवार पे किया गया। पहले वो क्या था? रॉ मटेरियल था। रेत क्या है? रॉ मटेरियल है। सीमेंट क्या है? रॉ मटेरियल है। पर वो मिल के एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। स्कंजवी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या है? वाटर है। तो वाटर एक रॉ मटेरियल में आएगा, क्योंकि उसे अभी वो किसी शेप में नहीं है। हाँ, वो खुद से एक प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन ज्यादातर रॉ मटेरियल्स उनको कहा जाता है जो खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं होती, जिन्हें मिलाया जाता है और फिर कोई चीज बनती है, उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर वेस्टेज को भी रॉ मटेरियल कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे प्लास्टिक की चीजें इकट्ठे कर रहे होते हैं, उनका एहसास भी काफी आता है और करना भी चाहिए। वो डिफरेंट किस्म के प्लास्टिक गंदे कचरे इकट्ठा करके ले जाते हैं। अब वो फैक्ट्री में क्या हो रहा है? वो फैक्ट्री में उस सारे के सारे प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, उसे रीन्यू किया जाता है, जो कि सो कॉल्ड रीन्यू है, हालांकि वो जरासीम काफ़ी उसमें होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उसको बेहतर बनाना चाहिए हमारे सिस्टम को। अब वो सारे का सारा रॉ मटेरियल क्या हो रहा है? अब ये समझिएगा ज़रा, कन्वर्ट किया जा रहा है रॉ मटेरियल्स को इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात। उस प्लास्टिक को पिघलाकर दोबारा से एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाई जा रही है। यूजफुल प्रोडक्ट मतलब उससे काफ़ी किस्म के डिफरेंट प्लास्टिक की ही चीज़ें बनाई जाएंगी। आपके स्ट्रॉज, जो स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं बोतल के लिए, वो बनते हैं। प्लास्टिक की जितनी पैकेजिंग और बोटल्स हैं वहीं से बनती हैं। और रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं कि रीयूज़ ही किया जा रहा है, न्यू भी हो सकता है रॉ मटेरियल, नई रेत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि पुरानी रेत तो वैसे कुछ होती नहीं। इसकी एक और अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है कि जैसे आप ऐसे समझ लें कि आपके पास कुछ पुराने सामान पड़े हैं, ठीक है, ईंटें पकड़ लें, ईंटें, तो पुराना घर तोड़ा तो आपने उसमें से ईंटें निकाल ली, अब उसको आप दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो हो तो रहा है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। अच्छा, बुक में ना ये बात एक लिखी थी, कोएजुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये एक प्रोसेस का जिक्र किया जा रहा है जहां पे पानी को फिल्टर किया जाता है। अगर हम पानी को गौर करें तो पानी के साथ आपने अक्सर घरों में लगा है, या हमारे यहाँ अक्सर सोसाइटीज़ में, मोहल्लों में भी ये चीज़ अवेलेबल है कि फिल्ट्रेशन के प्लांट्स लगे हैं। वो कर क्या रहे हैं? उनमें कुछ केमिकल सिस्टम ऐड किया गया। जैसे पुराने दौर में शायद आपको नॉलेज हो कि मटके में पानी डाला जाता था और उसके ऊपर कोई कवर नहीं दिया जाता था। मलमल का कपड़ा, क्या नाम है? मलमल, या वो बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा होता है, नरम सा। अक्सर जो कारपेंटर वगैरह हैं जो पॉलिश करते हैं इसको, फर्नीचर को, वो यूज़ करते हैं। तो मलमल का कपड़ा ऊपर डाल दिया जाता था, जिससे हवा तो अंदर जाती रहती थी प्रॉपर वे में, लेकिन बैक्टीरिया, जरासीम सारे बाहर आते थे। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ थी, जाली वाला कपड़ा होता है वो। अब मैं ये क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ? तो वो भी फिल्टर कर रहा है, एयर साफ करके अंदर जाने दे रहा है, कोई कचरा, कोई तिनका, कोई बीमारी अंदर जाने नहीं दे रहा। ऐसे ही आपने कई दफ़ा दूध वालों को देखा होगा कि बड़े से बाल्टे में दूध लाके डालने लगते हैं तो मलमल का कपड़ा रख लेते हैं। जब वो दूध डालते हैं तो तिनके, मक्खी, मच्छर, कुछ भी जो भी चीज़ है वो पीछे रह जाती है, सफाई हो जाती है और दूध नीट क्लीन नीचे निकल आता है। दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो वाटर की फिल्ट्रेशन भी उसी से रिलेटेड ही है, एक पूरा प्रोसेस है। अभी टाइम नहीं है समझाने का, बताने का। यूट्यूब पे आई थिंक सो काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि कोएजुलेशन क्या होता है ये एंड फिल्ट्रेशन क्या होती है। ये वाटर को नीट एंड क्लीन करने का डिफरेंट प्रोसेस है।
तो अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो ज़रूर सीख ले, लेकिन ये वर्डिंग आपको याद होना ज़रूरी है। जब बुक में लिखा है तो हमने याद करना है और पेपर में भी आंसर में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये लिख देता हूँ कि थोड़ा बहुत तो याद रह जाए। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे तो वैसे ही समझ आ गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब जितनी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ना। हाँ, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये 3 वर्ड क्यों लिख दिए भाई? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब वो डिवाइसेस जो बिजली पे चलती हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है वो सारी डिवाइसेस जो बिजली पे चलती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पूरी की पूरी फील्ड है। या इट्स ओके, मैं कैप बाद में पकड़ लेता हूँ ताकि लेक्चर थोड़ा हमारा पोज ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर हम डिटेल से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा आपने। आसान लफ्ज़ों में बात सिर्फ इतनी है कि जो चीज़ें बिजली पे चलती हैं उनकी डिवाइसेस को बनाना, उन्हें बेहतर बनाना और उससे इंसानी ज़िंदगी के लिए वो प्रोडक्ट्स तैयार करना जिससे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। बात फिर उधर चली गई, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड सॉल्व टेक्निकल चैलेंजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिजली से रिलेटेड वो काम किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बड़ी कमाल थी, स्मार्ट होम्स। नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे, आपको हैरानगी होगी देख के। अमेरिका में बन चुके हैं, काफ़ी जगह पर भी अवेलेबल हैं, हम उसे अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट होम में होता क्या है, तो मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बुक पे वापस आते हैं। यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा LG स्मार्ट होम। क्या? LG कैपिटल में, लाइफ्स गुड ब्रांड का नाम है LG स्मार्ट होम, एंड यू विल बी शॉक्ड व्हेन यू वॉच इट, बिकॉज आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई वॉच्ड इट कि यार ये क्या है कि उनकी हर एक, उसने पूरा एक घर बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली की हेल्प से। अब कमाल चीज़ है, यानी वो यहाँ तक बता देता है, आपने फ्रिज का एक डोर ओपन किया और वहाँ पे पालक रखी है, स्पिनिच आपने क्लोज किया, वो यहाँ तक बता रहा है कि इस पालक को कितनी देर और ये ताज़ा रहेगी, कितनी देर बाद ये ख़राब हो जाएगी, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, ऑटोमेटिकली उतना ही टेम्परेचर दिया जा रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो ऑटोमेटिक ज़्यादा दिया जा रहा है। अगर गर्मी हो गई है तो ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर ऑन कर दिया गया। हाँ, आप उसे ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे ही माहौल ठीक हुआ, ऑटोमेटिकली उसका जो टेम्परेचर है वो सेट हो गया। वैसे ही सिक्योरिटी रीजंस है, कैमराज ऑन है और ऑटोमेटिक रडार सिस्टम चल रहा है। अगर उसकी टाइमिंग के हिसाब से 24, जैसे फॉर एग्जांपल रात को 10 बजे 11 बजे वो सारा सिस्टम ऑन है कि अब दरवाज़ा गेट बंद कर दिया, अगर कोई दीवार फैलाने की कोशिश करेगा तो कैमराज में ही ऐसे सेंसर्स लग चुके हैं कि वो लेज़र बीम से चेक कर लेंगे कि इसको किसी ने छुआ तो अलार्म चल जाएगा, पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना? तो इन सारे सिस्टम्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ, जैसे एक पर्सन दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुद ही खुल गया, कोई स्मोक कर रहा तो ऑटोमेटिक जो हमारे वेंटीज होती हैं जहाँ पे हमारे एयर लगे होते हैं, एग्जॉस्ट, वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया। जैसे स्मोक एंड हुआ, एग्जॉस्ट थोड़ी देर के लिए चला, जैसे माहौल नॉर्मल हुआ वो एग्जॉस्ट बंद हो गया, इसी की तरह। तो ये तो कमाल हो गया। और जिस जिस एरिया में आप जा रहे हैं लाइटिंग ऑन होती जा रही है, जहाँ से आप दूर होते जा रहे हैं वहाँ ऑटोमेटिकली लाइटिंग ऑफ होती जा रही है। आप कहें तो लगातार ऑन भी रहेंगी, आपकी आवाज़ से भी ऑन ऑफ हो जाएंगी। LG का फैन भी जरूर चेक कीजिएगा कि एक पर्सन ऐसे बेड पे लेटा हुआ है, यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिएगा LG न्यू सीलिंग फैंस, तो वो ऐसे सीलिंग फैन छत पे लगा हुआ है, तो गर्मी लगती है, कहता है फैन ऑन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, लाइट ऑन, उसके अंदर लाइट भी है, लाइट ऑफ, मतलब कमाल चीज़ें आ गई हैं। तो स्मार्ट होम उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो बुक में भी बातें लिखी हैं कि स्मार्ट होम में कंट्रोल की जाती है लाइटिंग को, हीटिंग को, सिक्योरिटी को, यूजिंग स्मार्टफोन्स। हाँ, स्मार्टफोन से भी सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वो ऑफिस से जब निकलने लगते हैं भाई साहब, तो हमारे घर में जो एयर कंडीशनर एक लगा है उनके रूम में, तो वो क्या करते हैं, उधर से निकलते हुए ही अपना AC ऑन कर देते हैं कि मुझे 30 मिनट्स घर पहुंचने में लगेंगे, जैसे ही मैं रूम में पहुंचूंगा मेरा रूम काफ़ी बेहतर हुआ होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी ना, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी तरक्की होती जा रही है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मेरी अपनी फील्ड। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या किया जा रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने ये वर्ड यहाँ पे लिख दिया, टू डिज़ाइन। अक्सर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर तो क्या, किसी भी चीज़ को करने से पहले ये तीनों ही काम किए जाते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो ये चीज़ मस्ट है। पहले डिज़ाइन किया जाएगा, फिर डेवलप किया जाएगा, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि डेवलप का मतलब है कोडिंग करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपिंग का मतलब है कोडिंग करना। एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर, क्या बात है, मेंटेन भी करना सॉफ्टवेयर को, ऐसा नहीं कि बना के बस छोड़ दिया, बन गया जी। जैसे मैं अक्सर हमारे यहाँ कहता हूँ कि बिल्डिंग्स बना दी गई, गवर्नमेंट ने पार्क्स बना दिए, रोड्स बना दी, पुल्स बना दिए, सब कुछ कर दिया, अब उसकी सफाई का ख्याल हमने रखना है, उसकी वर्किंग, उसका ख्याल हमने रखना है। तो वो हमारे यहाँ ठीक से नहीं रखा जाता, मुझे अक्सर उसकी कोफ्त आती है सोच के।
ओके, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। पहले सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे बनेगा, इतना टाइम लगेगा, वो सब डिजाइनिंग होगी। गेम्स भी ऐसी होती हैं, डिजाइन डेवलपिंग यानी फिर कोडिंग लिखी जाएगी। डिजाइन हो गया जी जी, ये डिजाइन हो गया, अब कोडिंग शुरू हो जाएगी। डिफरेंट कोडर कोड लिखना शुरू कर दें, हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा और वो कोडिंग करेंगे। एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा, जिस कंपनी को हम वो सॉफ्टवेयर देंगे, वहां पे एक पर्सन को हम अपनी कंपनी में बुलाएंगे, उसे पूरा ट्रेन करके वापस भेज देंगे कि अब तुमने इसको अपडेट रखना है, मेंटेन करना है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे फेसबुक जब बन गई तो इसका ये मतलब नहीं कि बन चुकी है, अब उसे दिन ब दिन अपडेट करते रहना पड़ेगा, उसे चेक करते रहना पड़ेगा, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, हर चीज का ख्याल करना पड़ेगा। इसे कहते हैं मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर और अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर। या टू परफॉर्म टास्क, फिर वही बात, क्यों की जा रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्यों ये फील्ड है, सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों डेवलप किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं टू परफॉर्म टास्क एंड इवेडिकेटिंग एरर्स। इवेडिकेटिंग इसका मतलब होता है एरर को पकड़ के बाहर निकाल देना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप खाना पका रहे हैं और कहीं से कोई मच्छर बीच में कूदने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। या जब दूध लेते हैं तो कोई मक्खी आने की कोशिश करता है, हम फौरन से पीछे हटा देते हैं। दैट इज कॉल्ड इवेडिकेटिंग, चीज़ों को पीछे करना, एरर को खत्म करना। तो मेंटेन सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये होती है कि एरर्स नहीं आने चाहिए, अगर आए तो उन्हें पकड़ के फौरन से बाहर निकालना है ताकि कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। आई थिंक आप बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल, एन ऑनलाइन टूल असिस्टिंग अ लाइब्रेरी इन ट्रैकिंग बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक लाइब्रेरी है, उसमें हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में किताबें हैं। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, वेटिकन सिटी अमेरिका बोल रहा हूँ, सॉरी, रोम के अंदर वेटिकन सिटी में आई थिंक सो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। गूगल या यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिएगा, अ विजिट टू आई थिंक द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, आई थिंक यही है टाइटल, तो जरूर देखिएगा। वहां पर आपको शायद हैरानगी हो सुन के, 2 करोड़ से ज्यादा बुक्स हैं। कितनी? या मोर देन 2 करोड़, मतलब पता नहीं कितनी किताबें होंगी वो। तो वहाँ पे मतलब जाना तो इम्पॉसिबल सी बात है, इतना शौक भी नहीं है, लेकिन वैसे सोच के मज़ा आता है कि क्या बात है, 2 करोड़ से ज़्यादा किताबें एक जगह पे। तो ऐसी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, उसके अलावा भी बड़ी लाइब्रेरी कोई है, कौन कितनी बुक्स लेके गया, कब लेकर गया, कहाँ है हमारी किताब, उनका रिकॉर्ड रखना, उनका ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखना, ये एक अलग से पूरा प्रोसेस है। तो सॉफ्टवेयर में हेल्प क्या हो सकती है कि आप सारा का सारा डाटा डेटाबेस में सेव कर लें कि ये पर्सन आज इस डेट पे ये किताब लेके जा रहा है, इसका ये एड्रेस है, ये यहाँ पे पढ़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इतने घंटे लाइब्रेरी में गुजारता है, वो सारी डिटेल्स आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और फिर कैमरास भी बता देंगे कि ये क्या आया था लाइब्रेरी में कि नहीं आया था। ये किताब, फॉर एग्जाम्पल एक किताब है और वो एक स्टूडेंट लेकर गया और लौटा नहीं रहा, तो आपको कम से कम पता तो है किस स्टूडेंट के पास है वो बुक। रिकॉर्ड रखना आसान हो गया, किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल खुद से लिखी हैं जो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती हैं एग्जांपल्स। बैंकिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अगर ना होते तो सर बहुत बुरा हाल था। जैसे मैं अपनी वालदा के साथ छोटे होते बैंक जाता था, सैलरी लेनी है, गौर से समझिएगा, तो क्या होता था, हम एक छोटा सा कॉइन होता था या स्टील का कॉइन बनाता था, उस पर टोकन लिखा होता था, ये टोकन नंबर है जी, लेकर बैठ जाइए, हम लेकर बैठ जाते थे। और वहाँ रश लगा हुआ है, एक आदमी टोकन पकड़ के बता रहा है इतने टोकन नंबर वाला आ जाए। जब आप आ गए तो अगले पर्सन के पास आप चले गए। उस पर्सन के पास ऐसा नहीं कि रजिस्टर्स हैं, कंप्यूटर ही है, रजिस्टर के साथ कंप्यूटर मौजूद है, लेकिन सिस्टम सारा अभी भी फिजिकल चल रहा है। वो कंप्यूटर पर सर्च करेगा, आपका अकाउंट नंबर एंटर करेगा, फिर रजिस्टर खोलेगा। ऐसे ही होता था, मैंने खुद देखा हुआ है। फिर उस रजिस्टर को ढूंढना पड़ेगा, वो रजिस्टर मिल गया जिसमें आपका अकाउंट नंबर है, फिर उस पेज को ढूंढना पड़ेगा जिस पे आपका अकाउंट नंबर लिखा है, वो पेज निकल आया, उसमें आपका सारा खाता, सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि इस पर्सन ने लास्ट टाइम ये चेक दिया था, इसके अकाउंट में इस टाइम कितने पैसे पड़े हैं, सारी डिटेल लिखी होगी। वो वहाँ पे एंट्री करेंगे कि आज ये पर्सन पैसे लेने आया है, और उस पर्सन को टोकन, उसका वो वाला टोकन ले लिया जाएगा और नया टोकन उसको दे दिया जाएगा कि अगले काउंटर पे चले जाओ। वो फिर जाके सीट पे बैठ जाएगा कि अगले काउंटर पे मुझे दोबारा कॉल की जाएगी तो मैं जाऊँगा। अब अगले काउंटर पे जब उसका टोकन नंबर बोला जाएगा तो वो वहाँ जाएगा। ऐसे ही है, अगर मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मकसद है सिर्फ नॉलेज देना। एंड सॉरी फॉर बोरिंग यू। अब वो पर्सन उधर चला गया, उधर वो जाके दोबारा से उसके जो साइन है चेक के ऊपर वो रीचेक करेंगे, और रीचेक करने के बाद रजिस्टर को दोबारा चेक करेंगे क्या इसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। ऐसे ही था, मैंने खुद देखा हुआ है। वो दोबारा चेक करने के बाद उसके पैसे उसको लाकर दे दिए जाएंगे और उससे वहां पे साइन करवाए जाएंगे। वो वहां पे साइन करेगा, अपनी अमाउंट पकड़ेगा और घर आ जाएगा। अब ये इतना लंबा प्रोसेस, समटाइम्स ऐसा मैंने खुद होता देखा कि हम 11 AM सुबह 11 बजे गए और हमें दोपहर के शाम के 3-4 बज गए। रश इतना लगा हुआ है, और सैलरी डेज में तो इशू बहुत होता था। आजकल क्या है, सैलरी आई, आपको मैसेज आ गया फ़ोन पे, आप गए बड़े आराम के साथ, आपने जाके ATM कार्ड इंसर्ट किया, अपना कोड डाला, अमाउंट लिखी, पैसे पकड़े घर आ गए। ये सारा कमाल कैसे हुआ?
सॉफ्ट इंजीनियरिंग से ये सारा कमाल हुआ। एयरपोर्ट की एग्जांपल अभी देना मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसके लिए मुझे कम से कम 5-6 मिनट लग जाएंगे। मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ कि पुराने दौर में एयरलाइन की अगर आपको टिकट बुक करनी पड़ती थी तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता था। आज आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर वो डिले हो जाती है या शिफ्ट कर दी जाती है किसी और दिन पे तो आपको सेल फोन पे अपडेट का मैसेज आ जाता है, आपको जाके कंफर्म नहीं करना पड़ता। सोचिए आपने टिकट बुक कराई, आपकी सुबह फ्लाइट है, आप एयरपोर्ट पहुंच गए, जब 5 बजे वहां पहुंचे और आप आउट ऑफ सिटी से आए हैं, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ये रियल लाइफ में एक इंसिडेंट हो चुका है। मैं सुनाना नहीं सकता, अभी टाइम नहीं है, बहुत टाइम चाहिए सुनाने के लिए। तो आप गए तो आपको पता चला कि ये तो 2 दिन बाद पे शिफ्ट कर दी गई है। अब अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं उस सिटी में तो आप तो फिर भी थोड़े बहुत बच गए। तो अगर कोई जानने वाला नहीं रहता तो क्या हम एयरपोर्ट के टर्मिनल पे बैठे रहें? तो एयरपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा बेटर कर दिया है किसने? सॉफ्ट इंजीनियरिंग ने। आई थिंक मैंने कम बोर किया होगा और कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिल गया होगा। याद सारा बुक से करना है, समझने की कोशिश हर जगह से करनी है। दूसरे टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं वहाँ से भी लेक्चर ज़रूर लीजिए, सीखिए जितना ज़्यादा हो सकता है और आसपास भी उस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाते जाइए, फैलाते जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।